एक रात जबकि महल्ले का शोरगुल करीब करीब खत्म हो चुका था, यानी सब बिस्तरों में घुसने वाले थे या घुस चुके थे, अचानक कुछ ऐसी आवाजें मेरे कान में आईं जिन पर किसी रेडियो प्रोग्राम का शुबा हो सकता था। न सौदा बेचने वालों के नारों का, न मियां बीवी के झगड़े का, न पड़ोसियों की लड़ाई का और न आवारा लड़कों की तफरीह का। कई आवाजें थीं, एक मर्द की, एक औरत की, एक लड़की की। आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन ने न सिर्फ उन आवाजों की समत का तयन कर लिया, बल्कि ये अंदाज भी लगा लिया कि उनके खालिक कौन हैं। आवाजें निसी के फ्लैट से आ रही थीं, और ये आवाजें निकल रही थीं उसके वालिद साहब, उसकी वालिदा और उसके छोटे भाई के हल्क से। मेरे फ्लैट की बालकोनी के सिरे पर खड़े होकर अगर ऊपर की तरफ देखा जाए तो निसी के फ्लैट की बालकोनी का मंजर बखूबी नजर आ जाता है। मेरा मतलब है, अगर वहां कोई मंजर हो तो। इसलिए मैं दौड़कर अपनी बालकोनी में आ गया और ऊपर की तरफ देखने लगा। उस खानदान के 3 फर्द, निसी, उसके वालिद साहब और उसकी वालिदा बालकोनी में थे। निसी को दवाफरोश साहब और उनकी अहलिया पकड़े हुए थीं, और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। जहां मैं आसमानी बलाओं के खिलाफ सदाए एहतिजाज बुलंद करने वाले कुत्ते की तरह मुंह ऊपर किए खड़ा था, वहां से निसी का भाई नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी आवाज साफ आ रही थी। वो रो रहा था जोर जोर से, जैसे डर गया हो, सहम गया हो। आसपास और दूसरी बिल्डिंग के फ्लैटों में से भी लोग इस मंजर को खिड़कियों में से झांककर या खुले आम बालकनियों में खड़े होकर देख रहे थे। एक बार जो निसी ने जोर लगाया तो तकरीबन अपने वालिद और वालिदा की गिरफ्त से आजाद हो गई और मेरे पैरों तले से बालकोनी का फर्श खिसक गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि गोया बालकोनी में से छलांग लगाकर नीचे सड़क पर गिरना चाहती है। मगर फौरन ही दवाफरोश साहब और उनकी अहलिया ने दोबारा उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगाकर, ये मैं ठीक से नहीं देख पाया कि तमाचा माँ ने मारा था या बाप ने, उसे घसीटते हुए फ्लैट में ले गए। थोड़ी देर तक निसी के चीखने और चिल्लाने की और उसके भाई के रोने की आवाजें आती रहें। फिर ये भी बंद हो गईं और फ्लैटों की खिड़कियां एक एक करके बंद होने लगीं। मैं भी आकर बिस्तर पर लेट गया और अपनी शरीक-ए-हयात से इस मसले पर तबादलाए ख्याल करने लगा कि ख्याल आया कि मुझे इस वक्त निसी के फ्लैट का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए या नहीं। फैसला ये हुआ कि मुनासिब वक्त नहीं है। इसलिए मैं तुझको पराई क्या पड़ी अपनी नबीड़ तू के ज़री मकूले पर अमल पैरा हुआ और लंबी तान कर सो गया। मगर दूसरे दिन बम्बई वाले साहब मुझे जीने पर मिल गए। सलामो दुआ के बाद यूं गोया हुए, रात का तमाशा देखा आपने भाईजान? कैसा तमाशा? मैंने उनके सवाल का मफहूम समझते हुए और कुछ न समझते हुए इजहार इल्मी किया। वही जो ऊपर वाले माले में हुआ था। उनके ताल्लुकात अंग्रेजी दवा फरोश साहब से कशीदा थे, इसलिए वो उनका नाम लेने से हत्तल मकदूर गुरेज करते थे, और अगर उनका जिक्र आ ही जाता तो ऊपर वाला माला किस्म के इशारों से काम चलाते थे। जी हाँ, मैंने कहा, कुछ शोरोगुल हो रहा था। आप शोरोगुल बोलते हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, सारी बिल्डिंग नहीं सारा महल्ला जाग पड़ा था। जी हाँ, जी हाँ, आवाज तो हमने भी सुनी थी। जरूर सुनी होगी। उन्होंने मुस्कुराहट को चेहरे के बकिया हिस्सों पर फैलाते हुए कहा, बाई बच गई। उनकी मुराद निसी से थी। मैंने पहली मर्तबा उनकी गुफ्तगू में दिलचस्पी का इजहार किया। क्यों? उसे क्या हो गया था? खुदकुशी कर रही थी। सच? और क्या? बालकनी पर से कूद रही थी। मैंने खुद देखा था। आधी से जास्ती लटक गई थी। मगर क्यों? ये अपन को ठीक से नहीं मालूम। सुना है आस्की वाली बात है। मैंने उन्हें ज्यादा नहीं कुरेदा, क्योंकि अव्वल तो ये मेरी फितरत नहीं और दूसरे मुझे दफ्तर जाने की जल्दी थी। लेकिन सूरज ढले निसी के वालिद साहब ने मेरे फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। परेशान और मुतफक्किर नजर आ रहे थे। कहने लगे, आपसे एक मामले में मशवरा करना है। मैंने कहा, फरमाइए। बोले, कल रात निसी खुदकुशी का इकदाम कर बैठी थी। मैं चुप रहा। ये जो सामने मामा बिल्डिंग है ना,
उन्होंने बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसमें जो सुपरिटेंडेंट साहब रहते हैं, उनके साहबजादे ने उसे। यहां पहुंचकर वो ठिठक से गए। इसलिए मैंने कहा, जी मैं समझ गया। मेरी बात ने वो मरहला तय करा दिया जिस पर वो ठिठक गए थे। बोले, भाईजान आप ही बताइए, ये रिश्ता किस तरह मुमकिन हो सकता है? जब तक मैं इस रिश्ते के नामुमकिन होने की तौजीह न सुन लेता क्या कहता, इसलिए चुप रहा। वो लोग पठान हैं, और अगर सैयद भी होते तब भी हमें उनके तौर तरीके पसंद न आते, और भाईजान सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़का हमें बिल्कुल पसंद नहीं, आवारा है। मैं हूं करके थोड़ी देर चुप रहा। फिर बोला, मगर जाहिर है कि निसी बेटी को उससे बहुत गहरा और मुखलिसाना लगाव है, वरना वो इतना बड़ा कदम कैसे उठाती? यही तो मुश्किल है। अभी कम उम्र है, बुरे भले की तमीज नहीं, जज्बात से मगलूब हो गई है। अगर आप उसे समझाए तो। आपने समझाया? हम लोग तो कई दिन से समझा रहे थे। उसी दिन से जिस दिन इसने बिला झिझक अपनी वालिदा से कह दिया था कि उसकी शादी इस लड़के से कर दी जाए। हमारे वहम ओ गुमान में भी न आ सकता था कि वो इतनी जुर्रत करेगी, और वो भी इस उम्र में। कल रात यही सिलसिला जारी था कि ये इकदाम कर बैठी। अब आप ही बताइए हम क्या कर सकते हैं? न जाने क्या जादू कर दिया है उस लौंडे ने मेरी मासूम बेटी पर। शायद आपके समझाने से मान जाए। मैं हामी न भरता तो करता क्या? आप उस पर ज्यादती न करें। मैं मौका देखकर उससे गुफ्तगू करूंगा। ज्यादती न करने की बात मैंने इसलिए की थी कि वो दौराने गुफ्तगू बता चुके थे कि कल रात से उन्होंने निसी को एक कमरे में बंद कर रखा है। निसी से गुफ्तगू करने का मौका मुझे 3-4 दिन बाद ही मिल गया। मौका खुद उसी ने फ्राहम किया। यानी इस बार वो मुझसे सलाह मशरा करने आ धमकी। तरशे हुए बाल, तंग शलवार, तंग कमीज, आंखों में सुरमा, होंठों पर हल्की सी लिपस्टिक। पहले तो जरा झिझकी, फिर बोली, भाईजान आप हमारा एक काम कर दें तो हम आपकी गुलामी लिख दें। फरमाइए। मैं उसे छेड़ने के लिए हमेशा उससे नीम संजीदा लहजे में गुफ्तगू करता हूं। आखिर मेरी बेटी से सिर्फ चंद साल ही तो बड़ी है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? हटाइए भी भाईजान, आपको तो हर वक्त मजाक सूझता है। अरे भाई, इसमें मजाक की क्या बात है? मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं। जाइए, हम आपसे नहीं बोलते। और उसने सचमुच मुंह फुला लिया। अरे पगली, नाराज हो गई। मैंने उसके रुखसार पर हल्के से थप्पड़ लगाते हुए कहा। वो मुस्कुरा दी। आप बाबा से बात कीजिए, वो अपने बाप को बाबा कहती है। मैं तुम्हारे बाबा से अक्सर बात करता हूं। उसका मुंह फिर फूलने लगा तो मैंने फौरन लहजा बदलकर कहा, अच्छा भाई मजाक बंद कहो, क्या कहना चाहती हो? उसकी फरमाइश सिर्फ इतनी थी कि मैं उसके बाप पर अपना असर डालकर उनसे इस रिश्ते की मंजूरी हासिल कर लूं। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और उसका दिलकश चेहरा बेहद संजीदा हो गया था। मुझे अचानक एहसास हुआ कि मेरे सामने एक रस भरी लचकीली शाख नहीं, बल्कि एक खुश्क टहनी है, जिसे अगर ज्यादा झुकाने की कोशिश की गई तो टूट जाएगी, झुकेगी नहीं। उसकी आवाज में इरादे की पुख्तगी थी और उसके लहजे में लगन का कर्ब था। उस लड़की को सच्ची मोहब्बत है। मैंने सोचा और यकलख्त उस वादे को भूल गया जो मैंने उसके बाप से किया था। उसने मुझे जीत लिया था और मैं सोच रहा था कि किस तरह इसके बाप से बात करूं कि वो मान जाए। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम फिक्र न करो निसी, मैं जरूर तुम्हारे वालिद से बात करूंगा। वादा? वो अभी तक संजीदा थी। पक्का वादा। मैं भी संजीदा हो गया। वो मुस्कुराई, फिर हंसने लगी। मेरे अच्छे भाईजान, मेरे अच्छे भाईजान। मैंने उसकी नकल की। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी और मटक कर चल दी। मगर वो रुक गई और मुझे सवालिया नजरों से देखने लगी। मुझे क्या दोगी? क्या दूंगी? हाँ भाई, हके में हंत। उसने लम्हे भर रुककर सोच कर कहा, मुंह मांगा इनाम।
और ये जा वो जा। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि निसी से वादा करने के बाद कई दिन तक मैं उसके बाप से बात न कर सका। किसी दिन मुझे दफ्तर से आने में देर हो गई, किसी दिन उनके यहाँ मेहमान आ गए, किसी दिन मेरे यहाँ, किसी दिन वो बाहर चले गए, किसी दिन मैं। इस अरसे में कई मर्तबा निसी से मुठभेड़ हुई और हर दफा उसने मुझे मेरा वादा याद दिलाया। शुरू शुरू में वो तो शायद मेरे वादा पूरा न कर सकने के असबाब कबूल करती रही, मगर बाद में मुझे कई बार शुबह हुआ कि वो मुझे झूठा समझ रही है, या ये समझ रही है कि मैं उसे टाल रहा हूं। देखिए भाईजान, आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, उसने एक दिन मुंह फुलाकर कहा। नहीं निसी, मौका नहीं मिला, बस कुछ दिन और इंतजार करो। उसका मुंह बदस्तूर फूला रहा और उसके माथे पर फिक्र की शिकनें बदस्तूर पड़ी रहीं, तो मैंने उसे छेड़ा, और मेरा इनाम। फिर एक दिन जब कि मेरी शरीक-ए-हयात माँ मेरे बच्चों के अपनी बहन के घर गई हुई थी। मुझे अच्छी तरह याद है, छुट्टी का दिन था। निसी मेरे फ्लैट में आन धमकी। मैं लेटा हुआ था, आकर मेरे सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, बैठ जाओ। वो पलंग पर मेरे पास बैठ गई, चुप थी और मुझे अजीब नजरों से देख रही थी। क्या बात है? मैंने उसकी तरफ करवट बदलते हुए कहा। मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो? वो फिर भी चुप रही। क्या चुप का रोजा रखा है? उसका सुकूत फिर भी नहीं टूटा। मुझ पर रौब डाल रही हो क्या? वो उठकर खड़ी हो गई। आपने इनाम मांगा है। हके में हंत, मांगा तो है, और जब तक आपको इनाम नहीं मिल जाएगा आप मेरा काम नहीं करेंगे। जाहिर है कि उसका ख्याल बिल्कुल गलत था, मगर मैंने उसे छेड़ने के लिए कहा, बिल्कुल दुरुस्त। इसीलिए आप टालमटोल कर रहे हैं? बिल्कुल इसीलिए। इस तवील हूं के बाद लम्हे भर खामोशी रही और फिर निसी बेटी बोली, मेरे पास आपको देने के लिए और तो कुछ नहीं सिवाय। वो रुकी और उस लम्हाए तवक्कुफ में उसका दाया हाथ उसकी पोशाक की एक गिरहदार बंद की तरफ बढ़ा और फिर उसने जुमला मुकम्मल किया, सिवाय इसके। और बंबई वाले साहब के फ्लैट से किसी नए फिल्मी गाने की फ्लक शिगाफ आवाज आ रही थी, ए मोहब्बत जिंदाबाद।